Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर दिए हैं, लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट के कुछ टॉपिक्स में। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लास्ट फ्यू टॉपिक्स जो है हमारे स्टार्ट होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ होती हैं, क्या क्या चार्ज कॉम्बिनेशंस के लिए किस किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ये डाइपोल, ये सब टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, ये कह सकते हैं यहाँ से हमारा लास्ट पड़ाव इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। तो आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो टॉपिक एक्चुअल में इस टॉपिक से डिपेंडेंट है, इसका कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है हमारे आगे के आने वाले फर्दर टॉपिक्स में। जैसे कि हम इसके बाद जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गॉस लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चार्ज के बारे में स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चार्ज को डिस्क्रीट लिया था। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, विच कैन बी काउंटेबल, विच कैन बी क्वांटिफाइड वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में, ये हम जो बात कर रहे हैं कि चार्जेस को हम लोगों ने डिस्क्रीट लिया, डिस्क्रीट हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लिया। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो चार्जेस जो है वो डिस्क्रीट नहीं होते, चार्जेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं, एक अटेम्प्ट मेरा और, ताकि मैं आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझा पाऊं। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत सारी लाइन जो डॉट्स होते हैं वो हमको क्लियरली विजिबल होते हैं जब हम डॉट्स की बात करते हैं, और हम बहुत सारे डॉट्स को एक साथ काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे क्लोज डॉट्स बनाऊँ एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आई डोंट नो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उतना विजिबल होगा भी कि नहीं। अगर मैं ऐसे क्लोज एकदम पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डॉट्स बनाऊँ तो वो डॉट्स आपको क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। इच डॉट्स कैन बी काउंटेड। लेकिन जब मैं इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो ये सब डॉट्स जो है एक सिंगल लाइन की तरह दिखाई देंगे और ये कंटिन्यूअस दिखेंगे। ये हो नहीं सकता जो हम दो डॉट्स के बीच में गैप है, लेकिन ये जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाएगा तो वो विजिबल नहीं होगा। So that is a major difference between macroscopic and microscopic scale, charge to be discrete और charge to be continuous। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एग्जांपल जरूरी नहीं कि हर जगह हमको इजीली एक्सप्लेन कर सके हर चीजों को। अब मैं एग्ज्यूम करता हूं कि मान लेते हैं ये एक प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं। दिस प्लेट्स हैज सो मेनी चॉकलेट्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्लेट है जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो बताओ कि इस प्लेट में टोटल चॉकलेट कितना? तो टोटल चॉकलेट इस केस में बताना बहुत इजी है, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूं कि इंडिविजुअली हर चॉकलेट्स को काउंट कर पा रहा हूं। तो जो टोटल क्या होगा, टोटल मैं ऐड कर दूंगा चार्जेस को, तो मैं क्लियरली बता पाऊंगा टोटल चार्ज कितना है। तो ये जो केस है, ये किसका एग्जांपल है? आपका डिस्क्रीट का, कि आई एम ट्रीटिंग इच चार्जेस एज अ डिस्क्रीट चार्ज। I am treating full plate the chocolate to be individually, मतलब each small pieces of chocolates। ये पूरी थाली ऐसे एक्लेयर से भरी हुई है, तो एक्लेयर्स को काउंट करके बताना कि इस पर्टिकुलर थाली में कितनी एक्लेयर्स है बहुत इजी है ना। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको किसका, डिस्क्रीट का। लेकिन अगर मैं वही एक और प्लेट ले लूं, मान लेते हैं दिस इज वन मोर प्लेट, और इस पर्टिकुलर प्लेट में चॉकलेट जो है, जो अभी हम लोग चॉकलेट की बात की, वो चॉकलेट मेल्टेड फॉर्म में है। यू नो मेल्टेड फॉर्म मतलब पिघली हुई चॉकलेट है, और ये पूरी थाली भरी हुई है इससे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पर्टिकुलर केस में इस प्लेट में कितनी चॉकलेट है, तो उस चीज को क्वांटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो जब यहां पे दिख रहा है कि चॉकलेट्स के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो चॉकलेट्स है वो किसके फॉर्म में है,
कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे चॉकलेट्स कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे चॉकलेट्स डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्क्रीट में काउंट करना इजियर होता है, लेकिन क्या होता है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में काउंट करना इजी नहीं होता है, बट काउंट तो करना है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस को बहुत स्मॉल 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 पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है कि आई विल डिवाइड दिस होल सेगमेंट इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, ये आपको अभी भी बड़े दिख रहे हैं पार्ट्स, लेकिन इससे भी छोटा, क्योंकि देखो अगर मैं जितना ज्यादा बड़ा सेक्शन लूंगा तो यहां पे क्या है कि गलत रिजल्ट आने के चांसेस रहेगा। देखिए जो कॉर्नर्स वाले रहेंगे पिज्जा फॉर्म में दिखेंगे, बीच वाले थोड़े स्क्वायर फॉर्म में दिखेंगे, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब मैं ये जितने स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं इनको ऐड कर दूंगा तो मैं बता सकता हूं क्या कि टोटल पर्टिकुलर प्लेट में कितना चार्ज है, बिल्कुल बता सकता हूं। बट ओनली क्लॉज इज कि मैं जितना ज्यादा छोटा ये साइज लूंगा, ये एलिमेंट लूंगा, उतना एक्यूरेट मेरा आंसर होगा। तो ये जो मैं एलिमेंट ले रहा हूं, ये छोटा सा जो मैं एलिमेंट ले रहा हूं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट आउट ऑफ अ बिगर एलिमेंट, और इस डिफरेंशियल क्वांटिटी या स्मॉल एलिमेंट को या स्मॉल क्वांटिटी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को इस प्लेट का पूरा चार्ज मिल जाएगा। समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? मैं इतना ज्ञान क्यों दिया, फिर से समझना। ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली समझ ही नहीं आता है। पहले मैंने आपको डॉट्स वाले एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, अब मैंने आपको प्लेट में रखे चॉकलेट के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। एक प्लेट जिसमें चॉकलेट छोटे छोटे इंडिविजुअल फॉर्म में से इक्लेयर्स के फॉर्म में है, तो इक्लेयर्स को काउंट करना इजी है, बोलो सही बात है। लेकिन अगर चॉकलेट मेल्टेड है और पूरी प्लेट में फैली हुई है और कोई पूछे टोटल चॉकलेट कितनी, तो इस केस में मेरे को पूरी प्लेट को से नाइफ लेके छोटे छोटे हिस्से में काटना पड़ेगा दोनों तरीके से, और जितना ज्यादा छोटा हिस्सा रहेगा उतना क्या रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, और मैं काउंट करके बता सकता हूं कि इस मेल्टेड प्लेट में कितनी चॉकलेट है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब से आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हम चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। बोलो बात समझ आई? होपफुली आई। लेकिन अब ये जो समझ आ गया कि चलो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि चार्जेस कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होते हैं, जिसमें हमको छोटा एलिमेंट लेना पड़ता है और इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि टोटल चार्ज निकल जाए। लेकिन इसके भी 3 अलग अलग तरीके होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ड ऑन द मोड 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला तरीका है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मैं इस केस में एक 3D ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये चार्ज को एक 3D कंडक्टर की तरह एज्यूम कर रहा हूं। इस 3D कंडक्टर के पूरे रोम रोम में चार्ज फैला हुआ है। जस्ट इमेजिन कि एक आप लोग बोलते हो ना कि रूबिक्स क्यूब खेलते हो, तो वो रूबिक्स क्यूब जो है वो फुल्ली चार्ज्ड है, उसके हर एक एलिमेंट में चार्ज है। अब मैं एक छोटा सा रूबिक्स क्यूब का हिस्सा निकाल दूं, सो दैट इज ए एलिमेंट, और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा रूबिक्स क्यूब का चार्ज मिल जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि मैं वहां लेता हूं कि एक 3D ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, से दिस इज अ 3D कंडक्टर। 3D मतलब 3 डायमेंशनल कंडक्टर। ठीक है, एक 3D कंडक्टर मैंने ले लिया, ठीक है, और ये 3D कंडक्टर जो है वो फुल्ली चार्ज है, हर तरीके से हर जगह इसके रोम रोम में चार्ज है। ठीक है, तो यहां पे मेरे को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करना था, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्यूब का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2D लिया हूं, इट्स अगेन अ 3D। तो यहां पे मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और ये छोटे से हिस्से का जो मैंने नाम ले लिया, इसको ले लिया दिस इज डीवी, स्मॉल एलिमेंट डीवी। टोटल इस क्यूब का वॉल्यूम है V, और इस छोटे से एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो है dV। बोलो क्लियर है? सर वो तो ठीक है, लेकिन आप करना क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट के कारण किसी दूर पे रखे एक पॉइंट चार्ज पे
कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो निकालना है। इससे पहले तक तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या करते थे, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते थे, बट यहां पे हमको एक 3D कंडक्टर और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। और मैं मान लेता हूं इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस r है, तो क्या पॉसिबल है? आपको फॉर्मूला पता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बट k q1 तो ठीक है कि q0 है, q2 यानी कि ये वाले कंडक्टर का चार्ज कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे मैंने बताया एलिमेंट लिया dv, तो इसको समझने के लिए एक टर्म इन्होंने बनाई कि हर एक अलग अलग टाइप के कंडक्टर का अलग अलग एक नया चीज होता है जिसको उन्होंने बोला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हर मटेरियल का हर कंडक्टर का अलग अलग होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज कैरिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोला मैंने यहां पे, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चार्ज कैरिड पर यूनिट वॉल्यूम। और ये हर एक कंडक्टर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ऐसे अलग अलग मेटल्स के लिए अलग होगा। तो ये है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी उस मेटल का कितना है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर यू कैन से। तो रो इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर रो है dq by dv, तो व्हाट विल बी द dq देन? dq विल बी नथिंग बट रो dv। एंड dq अगर रो dv है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल चार्ज इस पर्टिकुलर क्यूब में कितना होगा? दैट विल बी नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। और एक कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन होगा, यहां पे v लिख दोगे, दैट इज वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी 3 टाइप के होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस और लीनियर। तो यहां पे अब मैं लगाऊंगा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। तो व्हाट विल बी द कूलम्ब्स लॉ? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह में डाल दो Q0, Q2 की जगह में डाल दो आप क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन r स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिख दो, दैट विल बी Q0 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन दी two charged bodies, one point charge and the other is a 3D object having fully volume charged। ठीक है, तो ये एक तरीका था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा कैटेगरी क्या होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली यहां पे हम वॉल्यूम ले रहे थे तो यहां पे सरफेस लेंगे। तो सरफेस के लिए हमको कोई 2D सरफेस चाहिए। मैं मान लेता हूं कि दिस इज अ 2D सरफेस जिसका टोटल सरफेस एरिया S है। ठीक है, ये 2D सरफेस है जिसका सरफेस एरिया S है। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट होगा इसको हम लोग बोल लेते हैं, इस एलिमेंट का जो एरिया है वो है ds। क्या है ये? ds। और यहां पे दूर पे रखा है Q0 चार्ज। इस Q0 चार्ज पे इस ds वाले एलिमेंट पे दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इस Q0 का इस कंडक्टर के कारण जो कि चार्ज है, टोटल मेरे को लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। दिस इज ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मतलब एक लैमिना ले लो, एक शीट ले लो, और शीट भी पूरी चार्ज रहती है। शीट समझ सकते हो कि नहीं आप? शीट बोलो या लैमिना बोलो, जिसमें 2D ऑब्जेक्ट है जिसका सिर्फ सरफेस विजिबल है जो कि चार्ज है। तो मैं मान लेता हूं कि वो पूरा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें आपने एक छोटा एलिमेंट ले लिया ds और उससे दूर कुछ पॉइंट चार्ज Q0 है, उसकी डिस्टेंस r ले लिया। अब इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो अगेन यहां पे हम एक फर्दर क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहां पे dq लिया था रो dv, यहां पे एक नया टर्म हम लोग कॉइन करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जो कि हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस सिग्मा इज नथिंग बट dq अपॉन ds, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज कैरिड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब मेरे को फोर्स निकालना है। पहले चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया हो गया, तो व्हाट विल बी dq हियर? dq विल बी नथिंग बट this dq will be nothing but sigma ds। so what will be q? यहां पे मैं सरफेस इंटीग्रेशन करूंगा और सिग्मा ds का, तो मेरे को टोटल चार्ज मिल जाएगा।
So what will be the force? Electrostatic force 1/4 pi epsilon naught Q naught surface integration of sigma ds upon r square. इसको रीअरेंज कर लो तो आ जाएगा Q naught upon 4 pi epsilon naught r square surface integration of sigma ds. So this will be a force due to a charged surface. This is a 2D. तो पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करके फोर्स निकाल लिया, और दूसरे केस में हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करके फोर्स निकाल लिया. ठीक है, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया गया, वहां पे हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अब हम तीसरा केस लेते हैं, जो लास्ट केस है. आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का. आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट. शैल वी मूव अहेड? यस. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज सिमिलर पैटर्न में, कोई डिफरेंस नहीं है. थर्ड कैटेगरी यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, वायर बोलो या लाइन कंडक्टर बोलो, जिसमें चार्जेस पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो आपने एक लाइन कंडक्टर लिया जिसमें चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन कंडक्टर के लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और ये एलिमेंट का जो साइज है वो क्या है, dl है. और आपको इस छोटे से एलिमेंट के कारण एक दूर पे रखे Q नॉट चार्ज पे फोर्स निकालना है. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द वायर, एलिमेंट ऑफ द वायर इज r. ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे नया एक कंसेप्ट यूज करूंगा. अभी तक जैसे मैंने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी किया, वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किया, यहां पे मैं करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको मैं डिनोट करूंगा सिंबल लैम्डा से. अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर. हर एक कंडक्टर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, dq अपॉन dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो आप लिख सकते हो चार्ज कैरिड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो अगेन चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो यहां पे अगर मैं बोलूं what will be the dq then, dq will be nothing but lambda dl. what will be the q then, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ lambda dl will be your q. अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ lambda dl अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये इट विल बी नथिंग बट q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ lambda dl. तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा किसका, अगेन फोर्स ड्यू टू अ लाइन वायर और अ स्ट्रेट कंडक्टर and a q naught charge. So it will be q naught upon 4 pi r square epsilon naught r square lambda dl with the line integration. तो आपको यहां पे क्लियरली दिखा, हम लोगों ने तीन अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिए. पहला हम लोगों ने लिया बेस्ड ऑन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बेस्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लाइन और अ लीनियर कंडक्टर, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहां पे जैसी नीड है, जिस टाइप का कंडक्टर है, वहां पे हम वैसा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं. तो मेरे ख्याल से ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है, तीनों चार टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको थॉरोली समझ आ गए होंगे. एक चीज और बस मैं ऐड करूंगा सबके नीचे में, जैसे यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. कोई पूछ लिया इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का यूनिट क्या है, तो याद रखना चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो इट विल बी कूलम पर मीटर. ये याद रहेगा आपको. साथ में अगर आपको बोलते सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या यूनिट होगा, सिग्मा का, तो इट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर. और वहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो का क्या होगा, इट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब. तो तीनों का यूनिट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है. तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.